नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खिड़कियों से झांकती कविताएं। आज हमारे बीच मौजूद हैं निखिल भारद्वाज और प्रतीक कपूर जी। निखिल भाई और प्रतीक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। क्योंकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के चलते बाहर निकलना मुश्किल है, कविताएं करना मुश्किल है, तो सोचा क्यों ना इस तरह कनेक्ट किया जाए। तो मैं चाहूँगा निखिल भाई, प्रतीक भाई, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि शुरुआत आपसे हो कविता की। इस कविता का शीर्षक है छोटे कस्बे। छोटे कस्बों में मौत होती है थोड़ी ज्यादा संगीन। अक्सर लोगों को होता है मालूम कफन के पीछे का चेहरा, और पीछे छूटे हुए लोगों का गम। घर से पैदल ही अर्थी लेकर करा जाता है शमशान तक का सफर। दिनों तक कान में गूंजते रहते हैं राम, रुद्र, हड़कंप, हताशा, अफसोस, अवसाद और बहुत बुरा हुआ, प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। पर मुझे लगता है सबसे दुखद क्षण वो जब लौटते हैं सब वापस शमशान से, हल्के कंधों के साथ, अपने अपने हृदय में शून्य समेटे, जो घर पहुंचते ही अपरिमित एकाकीपन से पट जाता है। सिक्के लूटने के लिए बच्चे इंतजार करते हैं अर्थी के दूर निकल जाने का। चींटियां बताशे लूटने आती हैं बच्चों के बाद। वो गद्दा जिसपे होती है मौत निकाल के फेंक दिया जाता है घर से बाहर, और जली हुई अस्थियों की तरह उसे भी 3 दिन तक करना पड़ता है इंतजार किसी के उठा ले जाने का। छोटे कस्बों में मौत होती है थोड़ी ज्यादा संगीन। छोटे कस्बों में मौत थोड़ी ज्यादा आसान होती है। बहुत अच्छा प्रतीक भाई, कमाल लिखे हो। मतलब आपको देख के सच बताऊं, पहली मर्तबा हम आपसे मुलाकात है ये, और आपको देख के लगा ही इतनी इतनी तोड़ कविता लिख दी आपने। इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी गंभीर बात कह दी, सच में। जो विष्णु भाई बोले, विष्णु भाई जो बोले थे, एकदम चोट किए हो आप उनकी उनकी है? बचा के रखे उनकी बात। बहुत अच्छी कविता थी सच में जी। तो मैं चाहूंगा कि निखिल भाई आपके पास आना चाहेंगे, अभी आप अपनी कविता पढ़िए। ठीक है, प्रतीक के बाद पढ़ना तो अपने आप में चैलेंज है। वैसे विष्णु भाई भी यही मानते हैं, मैं भी यही मानता हूँ। और आज का सेशन अब क्योंकि प्रतीक के साथ हो रहा है और मैं भी प्रतीक से ही लिखना सीखा हूँ, तो यहाँ प्रेम कविताएं और वो सब तो आप भूल ही जाइए, जो भी होगा गंभीर ही होगा। तो गंभीरता को आगे बढ़ाते हुए एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। शीर्षक से कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किताबों को सूंघना, ये इसका शीर्षक है। तुमने अपनी किताब में इंसान को 8 श्रेणियों में बांटा। जाति, रंग, धर्म और धरती को हाशिए पे रख तुमने व्यवहार को तवज्जो दी। मुझे गर्व है तुम पे। तुम्हारी पुस्तक बरसों बरस मानक रह जाएगी इंसानी व्यवहार को समझने की। पुरानी हो जाएगी तुम्हारी किताब, उसमें मिले रसायन महकेंगे किसी पुस्तकालय के कोने में। रसायन की महक जो किताब के ना खोले जाने पर और पुख्ता होती जाती है। वो रसायन पन्नों की गुणवत्ता, स्याही का तापमान, शब्दों की संख्या, सब खरीदा था तुमने एक कीमत देकर। इतना खर्च तुमने खुद किया और फिर भी विभाजन की विधि रची। बल्कि तुम छपवा सकते थे उपन्यास कोई जोड़ने वाला। तुम्हारे पाठक जानना चाहेंगे 8 श्रेणी के इंसानों को, और ध्यान से पढ़ेंगे पहले 5 के गुण। फिर छठे से बहस शुरू होगी और 8वें तक आंख जमी। तुम खुश होगे अपनी उपलब्धि पर। पहले 5 तो तुम्हारे अनुसार गोचर थे, छठे बहसवादी। 7वें तरह का इंसान किताब नहीं खोलता दोबारा, और किताब महक जाएगी बंद रहने से। 8वां जला देगा पुस्तकालय को तुम्हारे विरोध में, ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहते थे, और शेष रह जाएगी तुम्हारी किताब, रसायन की महक और 9वीं श्रेणी का इंसान जो किताब सूंघता है उसे पढ़ने से पहले। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल निकल भाई, बहुत अच्छी। सुना दूंगा। चलिए ठीक है। ऑल्दो ये महाभारत जब चल रहा था उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास ज्यादातर जो है।
ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन थी हैं, तो मेरी कविताएं भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इसका कोई शीर्षक नहीं है, ये बिना शीर्षक की कविता है, लेकिन फिर भी हम इसे सेफ्टी पिन कह सकते हैं। पैबंद लगी कुर्तियों में से जब उधड़ने लगती है सिलाई, जब बच्चे के जैकेट से मुफलिसी नोच लेती है गर्मी का आखिरी कतरा, क्या बात है। जब उखड़ने लगते हैं फटी हुई ब्लाउज के हुक, जब दुपट्टा रख कर गिरवी मिटानी पड़ती है भूख, जब उभरती हुई छातियों पर उभरने लगता है पसीना, बयार बन के आग जलाने लगती है मजदूर की औरत का गंदला जिस्म, जब ब्रह्मांड उठ के टिक जाता है गरीब की आबरू के ऊपर, तब श्री कृष्ण लेते हैं जन्म, बचाते हैं गरीब की लाज, संभालते हैं स्त्री का धर्म, कभी भरी सभा में करते हैं चमत्कार, अनंत कर देते हैं साड़ी का विस्तार, कभी यूं भी बचाते हैं दीन, अटक जाते हैं फटी कुर्तियों में बन के सेफ्टी पे। क्या बात है, क्या बात है प्रतीक भाई, क्या लिखते हो आप, कमाल लिखते हो। आपको अंदाजा है? ये मैंने मुझे कब लिखे हो आप ये कविता आपने कब लिखी है? ये मैंने लिखी थी 2017 में, अक्टूबर 2017। 3 साल पहले तकरीबन 2-3 साल पहले की बात। ठीक है, अगर 3 साल पहले की कविता ऐसी है तो आज तो और आने वाली कविताएं और भी मजेदार होंगी। मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे मैं फिलहाल अभी अच्छी कविताएं हैं आपकी। जी निखिल भाई, अब बॉल आपके पाले में है। सोच रहा था कुछ छोटा सुनाया जाए या कुछ बड़ा, जो आपका दिल करे। चलो मतलब एक फिर प्रेम कविता ही दे दी जाए। जी बिल्कुल। विष्णु भाई के बगल में, विष्णु भाई के पड़ोसी हो, कम से कम प्रेम कविता तो कुछ तो बनता है। हाँ, उन्हीं के कारण लिखनी पड़ती है, उन्हें कंपटीशन देना पड़ता है। सही है, बोलिए। तो ठीक है, चालू करते हैं जी। हाथ हाथों में दस्तक देते और छुप जाते दरवाजों के पीछे, छुपे हुए हाथ दरवाजों पे फिरते हुए खिड़कियां तलाशते रहते, स्वतः गिरे देवदार के पेड़ों से बनी दरारों भरी खिड़कियां। वो खिड़कियां जब बंद होती है तो आंधियों के साए में छुपी कल्पना भीतर घुस आती है, दरारों में साम्राज्य स्थापित की हुई दीमकों की पीठ पे सवारी कर, और जब खुली होती है तो अंदर आती है भटकी हुई बूंदे, प्यासी बूंदे जो खुद को ही पी जाती है हाथों में समाने से पहले। बंद आंखों और फिरते हाथों ने खिड़कियों को तराश दर्पण बना दिया, निरंतर प्रयासों की आंख से जन्मी एक आलिंगनबद्ध परछाई, एक थी या शायद दो थी, ना आंखें समझ पाई ना हाथ टटोल पाए। उस दर्पण के सामने आने से पहले ही तो मुलाकात हुई थी उनकी, दर्पण के सामने आते ही खुद से अजनबी हो गए। हाथों ने फिर तलाशी छुप जाने की जगह, बंद आंखें गिरे हुए पेड़ों पर, और हर दस्तक पर हाथों से हाथों पर मलते हुए महक दर्पण पर चढ़ जाती है, महक भीगे देवदार की सांसों पर आ जाती है दरारों से निकलकर खिड़कियां दरवाजों पर, उस आंख को सहला लेने से रह जाती है अक्सर उसकी परछाई मेरे हाथों पर। क्या बात है, बहुत ही अब क्या करूंगा पता नहीं। अच्छा, तो कैसे तालमेल कैसे बिठाते हैं इतनी कविताओं के बीच में और अपने जो आपका जो पेशा है उसके बीच में? तालमेल की बात तो वही है कि प्रेरणा मिलती है। मैं ये मानता हूँ कि इंजीनियरिंग से बड़ी प्रेरणा कविताओं के लिए कोई नहीं हो सकती। अच्छा, मैकेनिज्म्स वहां दिखे जाते हैं और वही मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, वही लिंक, वही जॉइंट, वही सब कुछ, मोशन और टॉर्क। तो इंजीनियरिंग के दौर में भी कविता लिखना था जी, तब भी लिखते थे? मतलब नहीं, बैंगलोर में जब जॉब चालू किया तभी से चालू किया था। अच्छा, कहाँ से किए थे आपने इंजीनियरिंग? मैं बैचलर डिग्री मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, आरजीपी भोपाल से। अच्छा, भोपाल से। अच्छा, मास्टर्स मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया है, एमटेक आईआईटी खड़गपुर से। ग्रेट, वेरी नाइस। जी, तो प्रतीक भाई अब बॉल आपके पाले में है, एक मजेदार कविता के बाद।
मेरे पास कुछ है जो पुराना ना हो गया हो। मैं हमको तो सब कंठस्थ याद है प्रतीक। मैं वो कंठस्थ वाला सुनाना नहीं चाह रहा। नहीं, मैं कोई फरमाइश कर ही नहीं मेरे रहा। लिए तो आप दोनों तुम की आधा कविताएं नहीं है, और बाकी में बहुत ही प्यारी कविताएं हैं दोनों की। इसीलिए आप सुन रहे हो, बाकी नहीं वाकई में। सुना सुना के पका दिए हम तो। वो कविता ऐसी है जो इन्होंने बहुत सुनी है, बहुत सुनी है। कुछ कोई कविताएं दिक्कत नहीं, नहीं। एक बार फिर सही, एक बार फिर और वही कविता। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ, एक वो पढ़ देता हूँ और फिर पहले वाली ही। जी कहाँ गई, कहाँ वो? एक बार फिर, क्या नाम क्या है ये कविता? हालांकि इस कविता के लिए बोला गया था कि ये जरूर सुनना, ये कविता सुननी है, ये कहा गया था। जी सुनाइए। इस कविता का शीर्षक है 100/3। तो इसके पीछे का जो गणित है वो ये है कि जब भी हम 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 बकाया रह जाता है। अब अगर उस 1 का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3333 एंडलेस चलता रहता है, अनटिल अनलेस आप +1 करके उसे 0.34 पे खत्म ना कर दें। भाई साहब तो कभी जगह गणित के बन जाए तो फिर बात ही क्या, कविता में गणित ले आए। जी पढ़िए, बहुत अच्छा। तो उसके पीछे का साइंस है, कविता यह है जी। तुम मेरी वो एक हसरत हो जो बच जाती है 100 को 3 से भाग करने के बाद। वो एक हसरत जो अभी मिल जाएगी कल ही शायद, या फिर न जाने दशमलव के कितने 3 बाद छुपी बैठी होगी किसी 3 का ही हाथ पकड़े। वो 3 जो मैंने भर लिए हैं तिजोरियों में अपनी, वो 3 जो कभी ख्वाहिशों की सूरत तो कभी जरूरतों के बहाने संजोता रहा हूं मैं। वो जो सब होकर भी संपूर्ण नहीं है, और एक तुम जो जीवन के गणित में शायद एक काल्पनिक अंक के सिवा और कुछ भी नहीं। दशमलव से जितनी दूर, मूल में उतनी ही कमजोर, मगर तलब में बेहद मजबूत। एक तुम ही तो हो कि जिसके बहाने मैं संपूर्ण 100 होकर भी लगा हुआ हूँ 99 के फेर में। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये कविता कब लिखी थी आपने प्रतीक भाई? ये मैंने लिखी थी जब मैं जॉब करता था बैंगलोर। किस सन में तकरीबन, कुछ याद है? ये हो गया 2016 के दिसंबर के आसपास में। 2016, मतलब इतनी पुरानी कविता है, बहुत अच्छी कविता है आपकी। इसके लिए मुझे कहा गया था कि अगर आपका सेशन हो तो आपसे एक कविता जरूर सुनी जाए। आई थिंक अंजुमन की बहुत ही चर्चित कविता है ये। हाँ, मतलब मैं असल में मैं ढंग से लिखना शुरू ही अंजुमन के बाद करा हूँ, क्योंकि बैंगलोर में मैं जॉब करता था। हो गया मुझे 2-2.5 साल पहले मैं बैंगलोर में जॉब करता था जी। तब मैं अंजुमन में आया जाया करता था। और ये मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है कि जितने भी ये अंजुमन वाले लोग हैं, ये 8-10 लोग मेरे से आज, मतलब मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है यहाँ पर, उसके बाद भी मैं इन लोगों से बहुत ढंग से कनेक्टेड हूँ। मेरे को सबको पता है कौन क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है जी। तो निखिल भाई, ठीक है, छोटी सी कविता ही सुनाऊंगा एक मैं, क्योंकि एक बड़ी सी बचा रखी है जो आखिरी में निपटा देंगे। जी बहुत छोटी सी एक कविता से खत्म करूंगा। और जो कि बात चल रही है पिछली कविताओं की, प्रतीक भी बात कर रहा है कि बहुत पहले लिखी थी, तो मैं एक कविता वही सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है पिछली कविता। जी बिल्कुल। पिछली कविता के बिंब खूब धुले, साफ सफेद। पिछली कविता के किरदार खूब स्पष्ट, गहन वाचाल। पिछली कविता पिछले जन्म थी, मिथक, धुंधली, अतृप्त। पिछली कविता के अंत पे ब्रह्मांड सी निर्भर अगली कविता शायद। मैं पिछली कविता में निरुत्तर लौट जाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी कविता है आपकी भाई, यकीनन। जी, तो आप अगली कविता चाहेंगे पढ़ना इसी के साथ? वो थोड़ा मतलब मैं प्रतीक के बाद पढ़ूंगा। ठीक है, जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से वो आखिरी होगी, तो मेरी तरफ से वो आखिरी कविता होगी क्योंकि थोड़ी लंबी है, तो उस दौरान अगर अच्छा, कविता पढ़ दे तो चलिए ठीक है प्रतीक भाई।
मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन निकाल रहा हूँ जो मैंने लिखी है अभी, तो तो वो पॉसिबल हो पाएगा क्या? मैं जी पढ़ हाँ रहा हूँ। जी, पढ़िए पढ़िए प्रतीक भाई जी। ये बिल्कुल नई नहीं है, अभी मैंने इसका बहुत एक छोटा सा पार्ट फेसबुक पे डाला था। जी तो इस कविता का शीर्षक है पानी के स्रोत। जी अच्छा। मुझे उम्मीद है तुम्हारी हथेलियों में हमेशा मौजूद होगी थोड़ी सी नमी, हम्म, मैं जिनमें डुबा सकूं अपनी उच्चाकांक्षाओं के बड़े बड़े जहाज। तुम अपने आंचल में समेट लाओ कोई नदी, मैं एक लंबे दिन के बाद तुम्हारी गोद के किनारे टिका दूं अपने चेहरे की नाव, और तुम्हारे चेहरे के सूरज को देखूं धीरे धीरे नींद के क्षितिज में डूबते हुए। तुम्हारी चाल में समंदर बसे, हर बढ़ते कदम के साथ उठे लहरें और कमर के बल पर टूट जाए। मेरे मन की दहलीज को साहिल समझ लो, मैं जब भी इसके किनारे से देखूं तो नजर के अंत तक मुझे तुम्हारे अनंत के सिवा और कुछ भी ना दिखे। खोल दो अपनी आंखों की दो गहरी झीलें, जिनकी गहराई के बारे में किसी को कोई ज्ञान ना हो, और मेरी अदम जिज्ञासु निगाह जब भी पता लगाना चाहे उनकी गहराई का, तो डूब जाए कुछ दूर तक छटपटाने के बाद। मैं तुम्हारे साथ में खोज रहा हूँ पानी, और पानी के नीचे की जमीन जिस पे टिका के पाँव मैं कमर भर पानी में पूरी तसल्ली के साथ डूब जाऊं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में केवल मरने का रोमांच हो, गहराई का भय नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे, था बहुत बिल्कुल। अच्छे। तो लॉकडाउन में कविताएं चल रही हैं, आपका लेखन चल रहा है? कम चल रहा है बहुत लॉकडाउन, क्योंकि मतलब मेरा काम कम्प्लीटली लॉकडाउन में नहीं आता है, तो मेरा काम भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अच्छा इसलिए। जी जी। निखिल भाई, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कविता पढ़ें। मेरी तरफ से आखिरी आएगी, जी। उसके बाद मैं प्रतीक को सुनना पसंद करूंगा। मतलब आप ओवर की आखिरी बॉल फेंक रहे हो, बता रहे हो हैं कि अब नहीं भाई, चलिए। हाँ, क्योंकि वो लंबी लंबी है तो एक दो का आराम से हो जाएगा जी पार्ट, जी ज्यादा लंबी है तो सही संयम जी से सुनिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो कविता का शीर्षक है मोम का रावण। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, मैं ये कविता, यकीनन ये कविता, इसके बारे में सुना हुआ है मैंने, आपकी इस कविता के बारे में। तो ये क्या कविता बहुत मैं पहले सुनने, लिखी थी? हाँ मुझे इसका टाइटल याद नहीं था, लेकिन ये कविता मुझे सुननी थी। अच्छी कविता है जी, विष्णु भाई ने पढ़िए। जी, बताया। माफी चाहूंगा बीच में बोलने लीजिए, पढ़िए। नहीं, कोई बात नहीं, जी देखिए 2-1 साल हो चुके हैं इसको लिखे, 2-3 साल लगभग। तो उसके बाद विष्णु कई बार विष्णु सोचा था इसे एडिट करने का, लेकिन अभी तक तो वो एडिटिंग हो नहीं विष्णु पाई। विष्णु भाई ने तो हमारे सारे बॉम्ब पहले ही फेंक दिए, सब बता दिया पहले कि ये बढ़िया बढ़िया है, ये सुन लेना। ये सुनना जरूर, हाँ ये अच्छी कविता है जी। हाँ जी निखिल भाई पढ़िए। कविता का शीर्षक है मोम का रावण। अघोषित क्यारियों सा बन जाता हूँ बरसात आने पर, बाढ़ के थपेड़ों से राहत पाने बहता रहता हूँ खुद में मोम सा। मैं बीज था कहीं पत्तों के बीच कुचला हुआ, जो युद्ध पर जाते किसी मोम के हाथी के पैरों तले दबकर गर्त में चला गया। फिर उगा तो मैं मोम ही मोम था। इस बार मुझे पिघलने से बचाने बन के बादल सूर्य को ढकना होगा। ढाक दो सूर्य को, बस थोड़ी देर जीने दो। मैं मोम से पनपता हूँ, जीना निश्चित है मेरा। है मोम उर्वरक मेरा, है मोम सी जड़े मेरी। तना मेरा है मोम का बना के मोम की कली, एक फूल खिल जाने दो। बन के महक मोम की चला के वायु शीत सी, छोड़ के घर मेरा थोड़ी दूर जाने दो। हूँ मोम सा में मन चला, लगे जो जंगल बन चला, तो सूर्य का दिखा के तेज भस्म हो जाने दो। जो खिल के मैं न कह सका पिघल के वो बताने दो। हूँ मोम मुझको मोम में विलोम हो जाने। जो चींटियों के घर में मोम की है चादर बिछ गई, तो करने हाथियों से युद्ध उन्हें भी अब जाने दो। बहा जो रक्त युद्ध में जो मर गए सो मर गए, जो बच गया वो मोम है चला के वायु शीत सी, मिला के शीत रक्त मोम जम सके तो जमने दो। जो जम गया तो जम के सुकून ही हो जाने। क्या बात है, बहुत अच्छा। है हानि युद्ध है हानि युद्ध से अगर चला के चींटियों का घर, वो सूखे पत्तों का नीड़ घाव के अलाव से भस्म हो जाने दो।
जो जुड़ के जड़ से चंदन, नहीं बना तो ना सही, जो मोम हूँ तो मोम का ही सर्प हो जाने। बहुत अच्छा। है काया चार हाथ की जो राख से बनी मेरी, घड़ी में जब विनाश की तो जल पड़ी, तो जल के बुद्धि शुद्ध हो जाने दो। माथे पे रख के राख वो जो भस्म सी है हो चली, न शस्त्र काटते मुझे, न जल में घुलता हूँ मैं, न सूखता हूँ वायु से। हूँ आत्मा में मोम की, पिघल पिघल के फिर बनी है तृष्णा मुझको मोक्ष की, बुझेगी प्रेम से अगर तो कण कण को प्रेम से ही युक्त हो जाने दो। मिला न प्रेम ना सही, बहे जो धारा मोह की, तो घुल के उसमें मोम सा लगा के उसमें डूब की, आत्मा की शुद्धि का प्रयास हो जाने दो। जो विष लगे तो विष सही, भर के उसकी अंजुरी, रो के पश्चाताप में भस्म हो के राख में, मिला के सब साथ में प्रयाग हो जाने दो। मिला के शीत रक्त मोम जम सके तो जमने दो, जो जम गया तो जम के सोम हो जाने। लिपट पड़ा हूँ सर्प बन के मोम की भुजाओं में, सिमट गया हूँ जंगलों सा वट वृक्ष की जटाओं में। जोड़ गया हूँ पत्थरों सा जिद जिंदा रहने की, तो गढ़ के मुझको मूर्ति सा पूज्य हो जाने दो। विधान जो सताए और विधि समझ ना आए, तो रख के दिया माथे पे मुकुट मेरा हो जाने दो। 10 तरह के शीश मेरे 10 तरह के शोर है, शीत रात ना कटी ये किस तरह की घोर है। लिखता हूँ तांडव नित नया जला जो सब पिघल गया, कुछ कर्म फिर भी बच गए ये किस तरह जला हूँ मैं। पिघल पिघल जमा हूँ मैं, सोया पड़ा हूँ जन्मों से, या नींद में जला हूँ मैं। है मोम की चादर मोम का तकिया, मोम के सपने नींद की आंख, आ जाओ बन के जल से राम, कटेगी तो यह शीत रात। ये आग मैं बुझा न पाऊं, पिघल पिघल कर जमता जाऊं, हर बार जो रावण बनता जाऊं, हर बार समय से शीश कटाऊं, क्या मोक्ष की सीता हर कर लाऊं। हर बार समय से शीश कटाऊं, क्या मोक्ष की सीता हर कर लाऊं, पिघल पिघल कर जमता जाऊं, रावण मैं किसको समझाऊं। सागर में बनी मोम की लक्ष्मण रेखा, लांग लांग हैरान हूं मैं, कहते हैं सब विद्वान हूं मैं, जो समझे ना विज्ञान हूं मैं। बना सूर्य कभी बादल बना, कभी सर्प कभी चंदन बना, कभी जड़ तो कभी जंगल बना। चींटी बना, हाथी बना, बुद्धि बना, शुद्धि बना, हुआ वध मेरा मुक्ति बना। तुम देश देवता बने, मैं रूह से राक्षस बना, हम मिल के देर तक लड़े, वो युद्ध देर तक चला, सीता तुम जो ले गए, अग्नि से देर तक लड़ी, परीक्षा देर तक चली। वन सुनी ही रह गई, वन कही ही रह गई, वन छुई ही रह गई, वन जली ही रह गई, क्यों मैं ही देर तक चला। जलूं तो जल ही जाने दो, हम पिघल ही जाने दो, लगा के शीश 10 मेरे, बना के मुझको राक्षस। सीता हरण दे के शरण, कह के मुझको उच्च वरण, करके मेरा नामकरण लंकेश कहलाने दो। तो राम के से शस्त्र मुझको, या द्रौपदी से वस्त्र मुझको, दो राम के से शस्त्र मुझको, द्रौपदी से वस्त्र मुझको, लेके जन्म मोम से वृद्ध भी हो जाने दो। हूँ राक्षस तो देवता से युद्ध हो जाने दो। पिघल के युद्ध क्षेत्र की भूषणा से शीश जो जल पड़ा, तो जल के महल स्वर्ण हो जाने दो। रुकेगा समय जो मैदान कुरुक्षेत्र में, पिघल के मुझको भागवत का सार हो जाने दो। मिला के शीत रक्त मोम जम सके तो जमने दो, तो जम गया तो जम के मोम धर्म हो जाने। क्या बात है, क्या बात है निखिल भाई, इतनी बहुत अच्छी कविता है आपकी ये। तो ये आपने पूरी कविता, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मुझे चीज याद आई इससे कि जब निखिल ने ये पोयम अंजुमन में पढ़ी थी ना, तो मेरे रोंगटे पूरे ऐसे खड़े हो गए थे। नहीं बड़ी कमाल, बहुत अच्छी कविता है। मुझे अब याद आया, क्योंकि मुझे ऐसे शीर्षक तो याद नहीं था इसका, पर मुझे याद आया कि ये जब निखिल ने पढ़ी थी तो मेरे रोंगटे पूरे खड़े थे उस टाइम पे। मॉम का रावण, राइट, इसका टाइटल है। जी तो भाई, तो ये कविता आपने पूरी एक बार में लिख दी थी? ये करीबन 15 मिनट में लिखी गई। 15 मिनट में पूरी कविता? कमाल है, कमाल है। उसके बाद से अभी तक एडिट नहीं हुई है। मैं उसको उस टाइम मैंने सोचा था कि रफ स्केच है, मतलब रफ है, इसको एडिट करना है, लेकिन अभी ठीक है, वो वक्त नहीं मिल पाया, ड्राफ्टिंग अभी बाकी है। नहीं, वो एक बार पढ़ दी, अब बाहर पढ़ दी गई है, तो फिर एडिटिंग करने का कोई फायदा नहीं, फिर वो वैसी कैसी छोड़ दी। जी निखिल भाई, मैं चाहूंगा कि अभी आप पढ़ें और मैं आपको बता। डायरी में लास्ट लिखी थी, इसका शीर्षक है किन्नर, ये नई है रिलेटिवली। जी मैंने बहुत बार बदलना चाहा, छाती पे उभरता असमंजस, शरीर में पनपती असहजता, अपनी कमर की लचक, अपनी नजर की हया, और संभव है आज बदल पाना अस्तित्व और उसकी वास्तविकता, परंतु मेरे जहन में हर क्षण उपजते और नष्ट होते एक नए अंतरिक्ष को समेटा नहीं जा सकता, ज्ञान, विज्ञान, गणित और जीवन की परिमित परिभाषाओं में।
वो बस मेरी हथेलियों के बीच एक कर्कश गूंज बनकर ठीक मेरी तरह हमेशा तलाशते रहेंगे कल्पना और वास्तविकता के मध्य का कोई तीसरा ही लिंग। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये टाइटल क्या था इसका, अभी आप बताएं मेरे को। किन्नर किन्नर किन्नर, किन्नर, हाँ ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी कविता है। कब लिखी आपने ये? ये है मार्च 2019। हाँ, 1 साल होने वाला है। अच्छा, मुझे लगा आपकी लेटेस्ट है बिल्कुल अभी। तो निखिल भाई, बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रतीक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आप जुड़े, आपने अपनी कविताएं साझा करी, और मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए लेते हैं विदा। ओके, बाय।